जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ हो तो ऐसी। यमुना देवी जी कुर्सी पर बैठी हुई खिड़की के बाहर गार्डन में खेल रहे छोटे छोटे मासूम बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उनकी आंखों से ढुलकते हुए आंसू उनके गालों को भिगो रहे थे। दिल का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। आज पूरा 1 साल हो चुका था उनके पति किशोर लाल जी का देहांत हुए। आज ही के दिन उनकी दुनिया लुट गई थी। बिल्कुल सही थे किशोरी लाल जी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैं उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई और अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का भी मौका नहीं मिला। बस 10 ही मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। घर पर ही उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा अब इनमें कुछ नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर पर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। अचानक यह सब क्या हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक ही पल में मेरी दुनिया उजड़ गई थी। दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर जमीन पर ही नहीं रखे जा रहे थे। चलने में मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मुझे 2 लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था और वे मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घसीटते हुए जा रहे हों। बस 10 ही मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। किशोरी लाल जी के जाने के बाद तो जैसे मेरी सुध ही खो गई थी। जहां बैठ जाती बस वहीं बैठी रहती घंटों तक। बालों में तेल डाले पता नहीं कितने दिन बीत गए थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किशोरी लाल जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके बिना यह जीवन इतना दुखदाई होता है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वे मेरी हर चीज का ध्यान रखते थे, घर की हर जरूरत का ध्यान रखते थे। अब अकेले सूने कमरे में मैं अकेली बैठी रहती हूँ। यमुना देवी यह सब खिड़की पर बैठी सोच ही रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आई और उनसे कहने लगी, माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। यमुना देवी जी खाना खाने के लिए बाहर गई तो देखा हॉल में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी रखी हुई थी। जब किशोरी लाल जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी जरूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी उन्हें बहुत पसंद था और दही खाने का तो उन्हें बहुत ही शौक था। थाली में जब तक दही न हो वह खाना नहीं खाते थे और सूखी रोटी तो वे हाथ तक नहीं लगाते थे। आज थाली से सब कुछ गायब हो चुका था क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। यमुना जी के 2 बेटे हैं, उनके कोई बेटी नहीं है। उनके बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। यमुना देवी जी के बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम नीरज है। उनके दोनों ही बेटे जॉब करते हैं। सुबह को जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग होती है। एक दोपहर को खाना देती है, एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं यमुना देवी जी को कुछ नहीं कहती। दोनों बेटे भी यमुना देवी जी को कुछ नहीं कहते। वह ऑफिस से आते ही सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी ऑफिस से आते हैं उनके हाथों में कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है जिसे लेकर वे सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं भी कभी भी सास के पास 2 पल के लिए भी नहीं बैठती। उनसे उनकी राजी खुशी पूछना तो बहुत दूर की बात है। हमेशा अपने कमरे में ही घुसी रहती हैं और हमेशा अपने फोन पर ही व्यस्त रहती हैं। जरूरत के वक्त भी कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा छुपा कर घर पर लाते हैं। बूढ़ी माँ इसी आस में बैठी रहती है कि बच्चे 2 पल बैठ के बात करेंगे, लेकिन मन ही मन यही आस निराशा में बदल जाती है। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छिपा कर खाना खाते हैं। वे दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि वे क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में 2 सूखी रोटी और सब्जी ही आती है।
कोई सा भी बेटा बहू कुछ कह लेता तो गम नहीं होता। बिना कुछ कहे यह वह सब कुछ करते हैं जो इन्हें करना होता है। वही बात है, कुछ कह कर तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे ही वह सब कुछ कर सकता है। वह 2 सूखी रोटी और सब्जी खाकर यमुना देवी जी अपने कमरे में आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं और ना कहकर भी सब कुछ कह देते हैं। कुछ कहे सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं तो वे किसी को क्या कहें, कैसे समझाएं किसी को कि यह सब कुछ जो हो रहा है यह सब आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता नहीं सकता। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फल के और ड्राई फ्रूट के छिलके हमेशा पड़े हुए दिखाई देते हैं, तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं। आज उन्हें किशोरी लाल जी की बहुत याद आ रही थी। वे किशोरी लाल जी की अलमारी खोलती हैं और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगती हैं। उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनका फोटो। उनकी नज़र तभी अलमारी में एक फाइल पर पड़ती है। वह किशोरी लाल जी की पर्सनल फाइल थी। इस फाइल को वह कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। यमुना देवी जी उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती हैं और खूब रोती हैं। आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते, और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। यह कहकर वह और भी ज़्यादा रोने लगती हैं। रोते रोते वह फाइल को खोलकर देखती हैं। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा भी था। वह उस लिफाफे को खोलती हैं जिसमें से कुछ पेपर निकलते हैं और एक पत्र भी निकलता है। वह पत्र को खोलकर पढ़ने लगती हैं। पत्र में लिखा होता है, प्रिय यमुना, अगर यह पत्र तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। यह पत्र एक कागज का टुकड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की जिंदगी का वो हसीन लम्हा है जो 4 लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। यह कागज का टुकड़ा मेरे दिल का वह आईना है। जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें हमारी जिंदगी के सुनहरे पल नजर आएंगे। यमुना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंदगी के इस सफर में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहना माना और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया। जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है, अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूं, जब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। इसीलिए जाते जाते अपने दिल का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हें इस पत्र के रूप में दिए जा रहा हूँ। यमुना, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। अगर मैं जिंदा रहा तो सब कुछ मैं देख लूंगा, लेकिन अगर मैं तुमसे पहले चला गया और हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए बच्चों को सभी बातें बताना जरूरी नहीं है। गांव में हमारी जमीन थी, इसके बारे में मैंने बच्चों को कभी नहीं बताया। यह बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वह प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम पर लिया था। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखें तो वह प्लॉट तुम बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें तो उस प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की या घबराने की और रोने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है वे कुछ भी कर सकती है। तुम अपने को कभी कमज़ोर मत समझना।
हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। तुम सभी कुछ कर सकती हो यमुना। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते पढ़ते हुए भी तुम रो रही होंगी। रोना मत यमुना, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जाने से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो। कभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ यमुना। पत्र पढ़कर यमुना जी उस पत्र को अपने सीने से लगा लेती हैं और तेजी से रोने लगती हैं। बहुत रोने के बाद यमुना जी अपने आंसुओं को साफ करती हैं। उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई हो। यमुना देवी जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख लेती हैं। अगले दिन यमुना देवी अपने भाई के घर जाती हैं जो कि पेशे से एक वकील हैं। अपने भाई को उन प्लॉट के पेपर दिखाती हैं। वह पेपर बिल्कुल सही थे। मेरे भाई के साथ मिलकर उसे प्लॉट को देख कर आती हैं। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लॉट भी काफी बड़ा था। यमुना देवी जी अपने भाई से सलाह मशवरा करती हैं। यमुना देवी जी के भाई सलाह देते हैं कि इसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकान बनवा सकती हैं और ऊपर घर बनवा सकती हैं। दुकान किराए पर चढ़ा जाएंगी, उसके किराए से आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। यमुना देवी जी को यह बात जच जाती है। उसके बाद यमुना देवी जी अपने घर वापस चली आती हैं। यमुना देवी जी के अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया के जाने के बाद भी बहुत हिम्मत दे दी थी। यमुना देवी जी अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं। राहुल और नीरज, मेरे दोनों बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्च के लिए पैसों की जरूरत होती है। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाई और अपनी बाकी जरूरतों का खर्चा चला सकूं। यमुना जी की बात सुनकर दोनों बच्चे तपाक से बोले, माँ, इतने पैसे कहाँ बचते हैं हमारे पास जो महीने में हम आपको दे सके। घर के राशन में बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली बिल, गैस बिल, हमारी तो इनकम इसी में पूरी हो जाती है। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तब यमुना देवी जी कहती हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम लोगों के पास मेरे लिए पैसे नहीं हैं तो ना ही सही, पर मुझे खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। एक जगह मुझे काम मिल रहा है। ज्यादा पढ़ी लिखी तो मैं नहीं हूँ, इसलिए सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की क्लास में केयर टेकर का काम मिल रहा है। मैं सुबह चली जाया करूँगी और दोपहर को घर वापस आ जाया करूँगी। इस तरह मेरा टाइम भी कट जाया करेगा और पैसे भी मिल जाएंगे और इस तरह मैं अपना खर्चा आराम से उठा पाऊंगी। स्कूल के प्रिंसिपल भाई के जान पहचान के हैं, उन्हीं की वजह से मुझे ये नौकरी मिली है। ठीक है माँ, अगर मामा जी ने कहा है तो आप जा सकती हैं। बच्चे यह कहकर वहां से चले गए। अब रोज सुबह यमुना जी जाती और दोपहर को घर वापस आती। अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर उन्होंने अपने प्लॉट पर काम करना शुरू कर दिया। उनका सारा काम उनके भाई संभाल लेते थे। यमुना जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती और सारा काम अपनी देख रेख में करवाती। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। नीचे दुकान बन जाती है और ऊपर घर बन जाता है और बाकी का सारा काम भी उनके भाई जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं। यमुना जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकान यमुना देवी जी किराए पर चढ़ा देती है। इस किराए से अपना खर्चा उठाना शुरू कर देती हैं। अगर यमुना जी उस प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देती तो वे दोनों उस प्लॉट को आधा आधा बांट लेते और यमुना देवी जी फिर से पाई पाई के लिए मोहताज हो जाती। बच्चों के इतने खर्चे होते हैं तो क्या बूढ़े माँ बाप के कोई खर्चे नहीं होते? जबकि देखा जाए तो बुढ़ापे में और भी ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं।
रोजाना की दवाई लेनी पड़ती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ता है, तभी तो यह बूढ़ी हड्डियां चल पाती हैं। और यहाँ बच्चों के घर में उल्टा ही है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा बंद कर दिया जाता है। यमुना देवी जी ने उस दिन इसलिए बच्चों से खर्चे की बात की थी। अगर उन्हें बच्चे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो वह अपने बच्चों को प्लॉट के बारे में बता देती, लेकिन उनके बच्चों ने खर्चा देने से मना कर दिया, तो उन्होंने अपने बच्चों को प्लॉट के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि प्लॉट लेने के बाद उस प्लॉट के मालिक वो दोनों बन जाते और यमुना देवी जी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चों ने तो खर्चा ना देकर उनको ही काम करने को कह दिया। ऐसी औलाद से उम्मीद भी और क्या की जा सकती है। एक दिन रविवार का दिन था, दोनों बेटे घर पर ही थे, तो यमुना जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरे साथ आज तुम्हें कहीं चलना है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे कहते हैं, माँ क्या बात है और क्या दिखाना है सुबह सुबह। यमुना देवी जी बोली, तुम चलो तो सही मेरे साथ, वहां चल के तुम्हें सब पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर माँ के साथ चल देते हैं। माँ उन्हें अपने घर ले जाती है, जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर में दो बूढ़े दंपत्ति यमुना देवी जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं, माँ ये घर किसका है और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और यह लोग कौन बैठे हुए हैं। उन लोगों को देखकर एक के बाद एक सवाल किए जा रहे थे। यमुना देवी जी अपनी बेटी की बातों का जवाब देते हुए कहती हैं, बेटा यह मेरा घर है। यह सुनकर दोनों बेटों के कान खड़े हो जाते हैं। आपका घर? यह आप क्या कह रही हैं माँ? यह घर आपके पास कहाँ से आया? किसने दिया आपको? तब यमुना जी कहती हैं, यह घर मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दिया है। तुम्हारे बाबूजी को पहले से ही आभास हो गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसा दोगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए ये प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं यहीं अपने प्लॉट पर काम करने के लिए आती थी। मैंने अपने इसी प्लॉट पर दिन रात मेहनत की है। मैं इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकान बनवाई और ऊपर ये घर बनवाया जिसमें तुम दोनों अभी खड़े हुए हो। मैंने उस दिन तुम लोगों से खर्चे के लिए इसीलिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम दोनों मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो प्लॉट मैं तुम दोनों के नाम कर देती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए पैसे तो छोड़ो समय भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्चे मुझे गिरवाना शुरू कर दिए थे। तुम अपनी भी तो खर्चे पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज हो जाता। पैसे तो फिर भी बहुत दूर की बात है। तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और बहू के पास तो मुझे देने के लिए 2 मिनट तक का टाइम नहीं है। मुझे सारा दिन हो जाता है कमरे में अकेले बैठे बैठे। लेकिन बहुओं को मैं क्या कहूँ, जब अपने पेट की जनी औलाद ही ऐसी है। वे तो फिर भी पराए घर से आई हैं। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा है। जब तुमको ही अपनी बूढ़ी माँ का एहसास नहीं हुआ कि 2 पल उसके पास बैठकर देख लें कि बूढ़ी माँ को कुछ आराम हो जाएगा। उनकी भी कुछ चाहते होंगी, जरूरतें होंगी, लेकिन तुम्हें तो अपने शौक मौज से फुर्सत ही नहीं है। माँ को तो क्या दिखोगे। वह तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम कर गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मुझे भी सहारा चाहिए। जो तुम लोगों से मुझे मिलना चाहिए था, अब तुम लोगों से तो नहीं मिला। लेकिन यह लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, यह भी अब वही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा हैं, हम ही एक दूसरे के सुख दुख में साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद के होते हुए भी वे औलाद की तरह रहते हैं। और इस घर के द्वार उन लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे जो औलाद के सताए हुए हैं।
यमुना देवी जी की बातें सुनकर उनके बेटे और बहू अपनी माँ से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि हम भूल गए थे कि हमारी एक माँ भी है जिसने हमें ये जीवन दान दिया है। और अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए जिद करने लगे। लेकिन यमुना देवी जी ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम अपने जहां में खुश रहो, मैं अपने जहान में खुश रहूंगी। मेरी अब इस संसार में जितनी भी सांसें बची हैं, मैं यही लेना चाहती हूँ। इन्हीं लोगों के साथ अपने दिन गुजारना चाहती हूँ। यमुना जी की बातें सुनकर वहां बैठे बूढ़े दंपत्ति और यमुना देवी जी के बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। और यमुना देवी जी के भाई बोलते हैं, मैं अपनी बहन के इस फैसले का सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया है वह काबिले तारीफ है। इस बात पर वहां जमा सभी लोग यमुना देवी जी का जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। इस तरह यमुना देवी जी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। दुकानों से आने वाले किराए से सभी खर्चे आराम से पूरे होते और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे के सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। आज यमुना जी के पति जाने से पहले उनका भविष्य सुनिश्चित कर गए थे। इसीलिए हाथ में पैसा हो तो बुढ़ापा अपने हिसाब से काटा जा सकता है। यमुना जी ने अपने भविष्य का फैसला जो लिया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।